अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, कल हमने शो में बलूचिस्तान के पेचीदा इशू के हवाले से बहुत से संगे मील मेरे ख्याल 30 से 35 38 मिनट में तय कर लिए। 75 साल, तकरीबन 75 साल तारीख 1948 से कज़िया चला और इसमें बहुत से ऐसे मकामात आए जिन्हें टर्निंग पॉइंट्स कहा जाता है। ये कहानी उलझाई गई है और एक अरसे तक ये उलझी रही है और आज भी उलझी हुई है। हल इसका आपने भी कल कहा कि एक एंड से मैनेजेबल नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो टर्निंग पॉइंट्स जो साबित हुए इस इशू में, बलूचिस्तान के इशू में, वो क्या क्या थे और कहाँ कहाँ किस से मिसमैनेज हुआ, मिस हैंडल हुआ और ब्लंडर्स हुए। अच्छा, फिर बड़ी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं इस किस्म की चीज़ों के ऊपर। बहुत मुख्तसर मुझे स्वीप करनी पड़ेगी, तो अगर इजाज़त हो तो रैपिड फायर। सब जानना चाहते हैं आप, वो पता है इस पे बहुत तो वो फिर किताब लिखी जाए तो ठीक है, बड़ी किताबें भी लिखेगी, लेकिन आप ज़रा अगर स्लाइटली टच कर दें सारे इवेंट्स। बात यह जी कि उससे कबल के मैं टर्निंग पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस तारीख के अंदर जो बलोचों के लिए अहम थे जी, जिसकी वजह से उनकी एक मेमोरी, हिस्टोरिक मेमोरी जो है उसके अंदर वो जम गए हैं और उसको दोहराया जाता है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और एज अ लिस्ट ऑफ ज़्यादतियाँ जो उनके साथ हुई हैं वो उनकी तरफ से दोहराए जाते हैं। उससे कबल ये कि कल मैंने एक रिकॉर्ड को करेक्ट करना है। अच्छा। तो एक रीडर ने पॉइंट आउट किया और बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने स्पीड में जा रहा था तो जो पहली रेजिस्टेंस आई ना 1960 की दिहाई में वो नौरोज़ खान जहरी की तरफ से थी जी। वो जहरी ट्राइब के नवाब थे जी। और मरी के नहीं थे और उनके साथ ये हुआ कि वो और उनके फैमिली मेंबर्स पहाड़ों पे चढ़ गए, वहाँ ठाठा हुई। अयूब खान का ज़माना था, उनको पैगाम भेजा गया कि छोड़ दें, आ जाएं। अच्छा। तो मुकमुका करिए। वो आए इन दी अंडरस्टैंडिंग के मुकमुका होएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। नौरोज़ खान जेल में ही, बड़े बूढ़े थे वो, 98 साल, कितने थे, 90 कितने 95 जैसे ज़्यादा ही थे, 98 साल बताई जाती है। तो बहरहाल वो फिर जेल के अंदर ही वो मर गए 1964 में। और जाहिर है बलोच तो ये कहते मार दिया उनको। अच्छा। मगर एक 90 साल के बंदे को जेल में डालना भी तो, और बाकी जो उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके बेटे थे, उनको ट्रायल करके उनको 6 लोग थे और उनको हैंग कर दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक मेमोरी के अंदर एक इवेंट है जिसे बलोच नेशनलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ ये लैक ऑफ ट्रस्ट और एक डिस्ट्रस्ट और एलिनेशन का वो मकाम बने, धोखा दिया गया और एज अ साइन ऑफ betrayal by the ruling establishment of Pakistan, जिसको वो हमेशा पंजाबी पठान कहते थे कि that is the ruling establishment। तो ये पहला मेन केस था जो उनकी मेमोरी के अंदर हमेशा दोहराया जाता है, बिग थिंग इज मेड ऑफ इट। उसके बाद जो 70 की जो दिहाई थी उसमें जो रिबेलियन हुई वो मरी ट्राइब के अंदर हुई जी। और उसमें लोग ये पूछना चाह रहे थे कि किसका ज़्यादा रोल था उसमें। तो उसमें ज़्यादा रोल जो था वो 3 उस वक़्त बलोच लीडर्स थे जो कि पार्लियामेंटेरियंस थे। एक गौस बख्श मिज़ंजो साहब थे, एक नवाब खैर बख्श मरी थे और एक सरदार अताउल्लाह खान मैंगल थे, और ज़ाहिर है और बहुत से लोग थे, मगर दीज वर द 3 प्रोमिनेंट नेम्स। तो उसमें जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी वो सरदार अताउल्लाह मैंगल चीफ मिनिस्टर थे और खैर बख्श मरी प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी थे, और गौस बख्श मिज़ंजो जो थे, ही वाज द सीनियर स्टेट्समैन एंड द लीडर एज अ सेंस ऑफ देम, और बड़े वो वाइज और सुधरे हुए शख्स थे। अच्छा, इन तीनों में से गौस बख्श मिज़ंजो साहब जो थे वो कहते थे कि भुट्टो के साथ बैठ के बातचीत की जाए। अच्छा। और हमेशा पार्लियामेंट्री रूट इख्तियार करना चाहते थे। अच्छा। वो जो नेशनलिस्ट थे उनको ठंडा करते थे सारा वक्त। उसमें से सबसे ज़्यादा जो अग्रेसिव नेशनलिस्ट थे वो खैर बख्श मरी थे, और सरदार अताउल्लाह मैंगल जो थे वो दरमियाना रोल अदा करते थे। कभी गौस बख्श मिज़ंजो की बात सुनते थे, कभी खैर बख्श की, और वो तीनों को इकट्ठे किए हुए थे। इनका एक चौथा साथी भी था, उसका नाम था सरदार अकबर बुगटी। अच्छा। ये चारों एक साथी थे, और इन्होंने मिज़ंजो साहब नहीं मगर बाकी 3 जो थे, अताउल्लाह मैंगल और अकबर बुगटी और खैर बख्श मरी, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई हुई थी जिसे कहते थे बग।
अच्छा। और बग्स का मतलब ये था बलोच अंडरग्राउंड। अच्छा, नाइस। हाँ, तो वो उसमें फिर ये हुआ कि भुट्टो साहब ने जब फैसला किया कि इनको कुचलना है, तो उन्होंने फिर सरदार अकबर बुगटी को अपनी साइड पे ले लिया। अच्छा। और सरदार अकबर बुगटी को गवर्नर बलूचिस्तान बना दिया, डिवाइड एंड रूल, और इन दोनों को जेलों में डाल दिया, इंक्लूडिंग बिजेंजो साहब। अच्छा। बिजेंजो साहब आखिरी वक्त तक मफाहमत और रेकन्सिलिएशन की बात करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते रहे। बहुत ही उम्दा इंसान थे और बड़े वाइज और पढ़े लिखे इंसान थे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था, मेरी उनसे 2 साल के करीब हैदराबाद जेल में यारी रही मेरी उनसे। और हम इकट्ठे चेस भी खेलते रहे। अच्छा अच्छा, शतरंज बसात बिछती थी। हाँ, तो ये सब वहाँ थे, तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही इनसे। तो इनके बारे में बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, मगर ये वक्त नहीं है। तो जब ये तो खैर बख्श मरी बड़े एग्रेसिव थे, और सरदार अताउल्ला मैंगल जो थे वो दरमियान में थे। फिर ये हुआ कि जब भुट्टो साहब ने देखा कि इंसर्जेंसी अब ख़त्म हो गई है, क्रश कर दिया उसको, और उसके बाद उन्होंने हैदराबाद जेल में कोई अपने एमिसरीज लोग भेजे। अच्छा। कि इनको मनाओ कि अब छोड़ दो लड़ाई, अब हमने ख़त्म कर दिया आपको, अब आप लड़ाई झगड़े छोड़े, आ जाए बाहर और मुका करो मेरे नाल। अच्छा। उसमें वली खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि बात करनी चाहिए, और बिजेंजो साहब का ये मौक़िफ़ था बात करनी चाहिए। सरदार अताउल्ला मैंगल जो थे वो अपने ऑब्जेक्शंस करते थे कि वो तो उसको एतमाद में नहीं लिया जा सकता, आज ये कह रहा है कल झूठ बोलेगा, फिर क्या होगा, तो वो दरमियान में थे। और खैर बख्श मरी बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ थे कि कोई बात नहीं होगी, हम लड़ेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा। मगर बाद में खैर एनीवे जब आफ्टर भुट्टो साहब की हो गई छुट्टी, तो गवर्नमेंट गिर गई, तो मार्शल लॉ लग गया, और फिर हैदराबाद कंस्पिरेसी केस बना, और वो फिर 1978 जनवरी में उसको ज़िया-उल हक साहब ने ख़त्म कर दिया। हैदराबाद कंस्पिरेसी केस सारे 55 के करीब उसमें लोग गिरफ़्तार थे, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि नैब के सारी लीडरशिप थी, और नैब बलूचिस्तान और नैब उस वक़्त NWF भी कहते थे। तो आज अब सुबह सरहद था, अब KP है। तो उन सब को उसमें तो मैंने कहा 2 चीफ मिनिस्टर्स थे, 2 गवर्नर्स थे, कोई 20-25 MNAs MPs थे, कुछ स्टूडेंट लीडर्स थे, और 4-5 पंजाबी भी धरे गए थे उसमें, और 1-2 महाजर भी थे, 1-2 सिंधीज़ भी थे। अच्छा। तो बहुत लोगों को नहीं पता। तो उसमें पंजाबी जो थे उसमें कोई नैब के ओहदे वाले थे, ओके। और एक हमारे नेशनल पोइट भी थे, हबीब जालिब साहब। अच्छा। उन्होंने कोई नज़म लिखी थी अच्छा। बलूचिस्तान के ऊपर, जो भुट्टो साहब को पसंद नहीं आई, उन्होंने उनको भी उसमें कंस्पिरेसी केस पे डाल दिया, आपके खादम को भी डाल दिया। अच्छा। और सिंध में से अली बख्श तालपुर साहब थे। अच्छा। और उनके जो बड़े भाई थे वो भुट्टो साहब के डिफेंस मिनिस्टर थे। अच्छा। मगर वो भी आज उनका बेटा जो है उनका नाम है मुनव्वर तालपुर, और मुनव्वर तालपुर जो है वो जरदारी साहब की बहन फरियाल तालपुर साथ वो ब्याह हुए, उनके साथ ब्याह है। तो उनके वालिद भी उस कंस्पिरेसी केस में थे। अच्छा। ऐसे तारीख चलती, डीप रूटेड। और फिर मेराज मोहम्मद खान भी थे वहाँ, उन्होंने भुट्टो साहब को नाराज़ किया था, और उनके साथी थे, फिर भुट्टो साहब को छोड़ गए थे, तो उन्होंने मेराज को भी डाल दिया उसके अंदर। अच्छा। तो मतलब है कि भुट्टो साहब ने काफ़ी लोगों को घेर के अपने जो मुखालफिन थे उन सबको एक एक करके जेल में डाल दिया, और उनके ऊपर एक साजिश केस बना दिया कि आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे। अच्छा। तो खैर एनीवे वो फिर ज़िया-उल हक साहब ने ख़त्म कर दिया उसको, और बाकी लोग मेन स्ट्रीम पे आ गए। तो उसकी और फिर तारीख है। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर 90 की दिहाई आई, ज़िया साहब चले गए, 90 की दिहाई आई। 90 की दिहाई के अंदर नवाज शरीफ बेनज़ीर ने कोशिश की कि इन नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ कुछ उनको इंक्लूड किया जाए, और पूरी कोशिश भी की। एक स्टेज पे अख्तर मैंगल साहब चीफ मिनिस्टर भी बने, और उसके बाद भी बलोच नेशनलिस्ट जो थे वो सेनेटर्स बन गए, और कोई चीफ मिनिस्टर भी बने। जो उनमें जो बलोच नेशनलिस्ट थे जो कि मेन स्ट्रीम में आ गए थे, अच्छा। उनके अंदर जो नुमाया नाम थे वो बड़े, उनका जिक्र करना चाहिए। अख्तर मैंगल साहब थे, हासिल बिजेंजो साहब थे, अब्दुल मालिक साहब थे, राज़िक बुगटी थे, अब्दुल हई
बलोच थे, हबीब जालिब बलोच स्टूडेंट लीडर थे, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। राज़िक भी अब बुगटी जो थे वो भी एक स्टूडेंट लीडर रहे थे। राज़िक हैदराबाद में भी थे, हैदराबाद जेल में भी थे, एंड सो ऑन। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनको कोशिश की गई कि लाया जाए मेन स्ट्रीम में, मगर मेन स्ट्रीम में इनको लाए तो सही मगर दिया कुछ नहीं। और इनकी आज तक कंप्लेंट्स चल रही है कि हमसे पीपल्स पार्टी ने ये वादा किया पूरा नहीं किया, नून लीग ने ये वादा किया पूरा नहीं किया, इमरान खान ने ये वादा किया पूरा नहीं किया। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से बड़े वादे किए वो पूरे नहीं किए। ये चलता रहता है। ठीक। मगर कोशिश हमारी इस्टेब्लिशमेंट की यही रही है कि इनको मार्जिनलाइज ही रखा जाए, इनको ज़्यादा पावर शावर ना दी जाए, और इनके ऊपर एतमाद नहीं है उनका। वो समझते हैं कि ये दिल से जो है वो पाकिस्तान को नहीं मानते, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इन्होंने अपना सारा कुछ पाकिस्तान के लिए किया है। कि किसी का भाई मारा गया है, इन्होंने उनका साथ नहीं दिया आर्म्ड स्ट्रगल का। किसी का बेटा मारा गया है, इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। ये मेन स्ट्रीम में ही रहे हैं, मगर फिर भी इनके ऊपर एतमाद नहीं है। तो ये भी एक कॉज ऑफ ग्रीवियंस है जिसकी वो हमेशा बात करते हैं। तो ये दिस इज़ व्हाट हैपेंड। देन इन 2004 या 2004 में कुछ इंसिडेंट्स हुए अकबर बुगटी के साथ। जनरल मुशर्रफ के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अकबर बुगटी के हर गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई झगड़ा रहता था जिसका ताल्लुक सुई गैस, रॉयल्टीज़, जो बुगटी ट्राइब की जो हकूक़ है उसके ऊपर होता था। वो ज़्यादातर बलूचिस्तान की बात इतनी नहीं करते थे जितनी बुगटी ट्राइब की करते थे। तो उसमें फिर लड़ाई झगड़े जो हुए उसके अंदर डेरा बुगटी जो है वहाँ रह गए, कोई बमबारी भी की इसके हेडक्वार्टर इनकी घरों के ऊपर, रिहाइश का पर 2005 में इंसिडेंट हो। फिर वो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ एक खातून डॉक्टर थी सुई में, जहाँ उनका एलिगेशन था, इल्ज़ाम था कि उन्हें रेप किया गया है। उसके ऊपर बड़ी डिमांड थी कि इसको तफ्तीश किया जाए। तफ्तीश वगैरह ख़ास नहीं हुई, अगर हुई भी तो वो दबा दी गई, बताया नहीं गया क्या हुआ। और काफ़ी उसके ऊपर शोर पड़ा। और उसमें फिर ये हुआ फाइनली के डॉक्टर शाजिया थी, उनको किसी ने कहने के ऊपर मुशर्रफ के ढेर सारे पैसे दिए और कहा नहीं तुम मारी जाओगी तो निकलो यहाँ से। तो उसको पाकिस्तान से निकाल दिया, उन्हें जाना पड़ा और उस चीज़ को दबा दिया गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बलोच की जो मेमोरी है ना, उसके अंदर ये लगी हुई हमारे सब जो बेइंसाफ़ी हुई है जी। और उसके बाद शुरू जो सबसे पहली बेइंसाफ़ी तो ये थी कि जी सुई गैस निकल रही है सुई से, सुई बुगटी में, डेरा बुगटी में है। वहाँ के जो ठीक है बुगटी ट्राइब को कुछ रॉयल्टी मिलती थी थोड़ी बहुत, मगर सुई गैस बलूचिस्तान में भी नहीं मिलती थी, सारे पंजाब को मिलती थी, वहाँ वैसा नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उनका ये था हमेशा कि जी सुई हमारी जगह से निकलती हमें मिलती नहीं। अभी भी रेकोडिक के ऊपर भी बाय द वे ये इसी किस्म की चीज़ें चल रही हैं कि रेकोडिक बलूचिस्तान में है तो ये तो सारा हमारा वखीर हमारे वसाइल है और हमें इसकी पूरी चीज़ मिलनी चाहिए। और वो भी बड़ी मर के अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट को 25% रॉयल्टीज़ का हिस्सा दिया है। और नहीं तो वो तो चाहते थे कि सारा हमारा ही है, हम आगे डील करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये फेडरल रिसोर्सेज हैं, ये हम करेंगे। उसके अंदर भी एक जी चीफ जस्टिस ने चाक मार दिया और फाइन होने शुरू हो गए और अब फ्री में देनी पड़ गई है। बड़ी बैड प्लानिंग, बैड सब कुछ है, मैं क्या कहूँ। ग्वादर हमेशा उनका ये था कि ये भी हमारा है, हमें तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, हमें यहाँ से रॉयल्टीज़ मिलनी चाहिए। वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये भी हमारा है। अब फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान के लिए पंजाबी पठान तो, और सो वो ग्वादर भी जो है वो भी उसके ऊपर भी इशू बना हुआ है। और ये भी एक साइन पोस्ट है ऑफ एलियनेशन कि पहले सुई, फिर ग्वादर, फिर रेकोडिक, और इस किस्म की चीज़ें साइन पोस्ट बनती जाती हैं, सिंबल्स बनते जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और फिर ये जो मिसिंग पर्सन शुरू हो गया, ये भी एक सिंबल बन गया जी। जब से ये इंसर्जेंसी शुरू हुई है आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर बुगटी, और फिर उसका नेफ्यू था वो मारा गया, फिर उसके बाद खैर बख्श मरी का एक बेटा था वो मारा गया, एक बेटा है जलावतन हो गया, एंड सो ऑन। तो इसमें काफ़ी हिस्ट्री है इस चीज़ की, जो कि अब जो लोग तारीख़ लिखते हैं बलोच वो सारी बातें दोहराते हैं। और तो इसलिए ये अब मामला जो मैंने कल के प्रोग्राम में कहा कि हुआ ये है कि जो पहले जो तारीख थी वो ये थी कि सरदार जो बड़े बड़े थे जी, उनके जो मुतालबे थे वो पूरे नहीं हुए, और फिर उनके बेटों को साथ कुछ किसी को साथ ले लिया जी।
और अब जो नेशनलिस्ट हैं जो वहाँ के छोटे सरदार या छोटे मिडिल क्लास लोग, उनको अकोमोडेट उस तरीके से नहीं किया गया या ट्रस्ट नहीं किया गया जिस तरीके से किया जा सकता था। उन्हें इलेक्शंस में भी हराया गया, नहीं जीतने नहीं दिया गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और वो ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू कि अब बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है वो पठान बलोच सरदारों की है और नवाबों की है। ये वो लोग हैं जो कि कभी भी रेजिस्टेंस का हिस्सा नहीं रहे। तो ये मेरी आर्ग्यूमेंट है कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू ए मिडिल क्लास स्ट्रगल नाउ। और जो सारे जिम्मेदार लोग हैं या बड़े लोग हैं, सरदार हैं, नवाब हैं, वो जो सारे हुकूमत के साथ हैं। और आवाम जो है, क्योंकि अब आपको पता है कोई 11 मिलियन लोग पाकिस्तान से एमिग्रेट कर चुके हैं। भुट्टो साहब ने 1974 में पासपोर्ट पहली दफ़ा पाकिस्तानियों को मुहैया किया एज देयर राइट। उससे पहले पता पासपोर्ट ही मिलता था। अच्छा। जब मैं यूके गया तो 2 साल लगे मुझे पासपोर्ट लेने में। अच्छा। हाँ, इतना वक्त लगता था, वो पासपोर्ट मिलता ही नहीं था। अच्छा, तो अब ये भुट्टो साहब ने आके पासपोर्ट खोल दिया, ऐसे लगा जैसे कि एक नया दौर आ गया है। हाँ। और हर बंदा ने जिसने अप्लाई किया उसको पासपोर्ट हफ्ते 10 दिन में, महीने में मिल जाता था। अच्छा। और वो फिर उठ के बाहर मुलाजमत के लिए चले गए। और ये वही वक्त था 1970s का जब ऑयल बूम आया और सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज़ का ऑयल प्राइसेस वेंट अप। अच्छा। एंड उनके पैसे बनने शुरू हो गए, उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी। उन्होंने लेबर उनके पास थी नहीं और हमारी तरफ से लेबर एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई। वो अब घूम फिर के हर साल कोई 8 हज़ार बलोच जा रहे हैं फ्रॉम बलूचिस्तान। तो अब तक कम से कम 1-2% बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है जो कि वो चली गई है बाहर। और कोई 2.5 लाख के करीब इस वक्त 2.5 से 4 लाख के करीब, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बलोच लोग हैं जो कि दोहा, ओमान, गल्फ कंट्रीज में है एंड इन सऊदी अरेबिया एंड एल्सवेयर। और ये अब रेमिटेंसेस कर रहे हैं वहाँ से। जो रेमिटेंसेस मिल रही हैं इनके फैमिलीज़ को, वो फैमिलीज़ अब कबायली जो इन्फ्लुएंस से हट गई, निकल गई हैं। वो अब खुद अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई हैं, वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रही हैं। और वो बच्चे जो हैं जब स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ ये तारीख बलूचिस्तान की पढ़ते हैं और रेडिकलाइज हो जाते हैं। और कल मैंने कहा था कि अब उन्हें बंदूक की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी ये उनको मिल गया है। और इसके साथ ज़रिए अगर PTI यहाँ एक नया बयानिया बना सकती है इसके ज़रिए, तो वहाँ भी बहुत से बयानिए बन चुके हैं जो कि उनके जहनों में चले गए। तो इसलिए अब वो जो सारी रेजिस्टेंस थी वो पार्लियामेंट्री या मेन स्ट्रीम या सरदारी रेजिस्ट से छोटी मोटी जो थी वो कोऑप्ट हो गई है। और अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है जो बन चुकी है वो उसकी तरफ चली गई है। और उनके लिए यहाँ कोई अकोमोडेशन नहीं है, बिकॉज अकोमोडेशन अभी तक हमारी रियासत, हमारी हुकूमतें जो है वो मेन स्ट्रीम को ही दे रही हैं, जिनकी अब कोई वहाँ उतनी हैसियत नहीं रही। इसलिए जो आर्म स्ट्रगल है जो वो अब वो लोग कर रहे हैं जो कि मिडिल क्लास के हैं। और इसलिए मुश्किल हो गया है कि किस तरीके से इसको काबू किया जाए, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है इनके वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है रियासत के साथ, ना रियासत के जो कि पुराने सरदारों के थे। यानी यहाँ पर आपने मेरे अगले सवाल का जो है वो इब्तदाइया दे दिया। मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि चाहे वो मिडिल क्लास हो या इससे पहले के बलोच सरदार, सबके पेश नज़र ये था कि बलूचिस्तान के हुकूक हमें चाहिए। हम पिसा हुआ तबका है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, वादा खिलाफियाँ हुई हैं। सरदार भी ये कह के ही तहरीक चलाते थे और अपने मुतालबात सामने रखते थे और उसकी आड़ में जैसे आपने कहा कि उन्हें कुछ मिल भी जाता था। मिडिल क्लास में ये मुज़ाहमत मुंतकिल होने से पहले बड़े सरदारों का रोल कैसा रहा एज एन अपोजिशन टू गवर्नमेंट और इन सपोर्ट ऑफ द स्टेट? देखिए, 2 किस्म के सरदार थे। एक तो बड़े कबीले हैं, मरी हो गए, बुगटी हो गया, फिर मैंगल हो गए, जहरी हो गए, इस किस्म सिर्फ 2 बड़े हैं, मोरी बुगटीज हुकूमत के साथ थे अकबर की वजह से, मेन स्ट्रीम में थे, उनको रॉयल्टीज मिलती थी, उनका स्टेक था। मरीज का कोई स्टेक नहीं था, वो तो मांगते थे, बलूचिस्तान मांगते थे, दे वर लीडिंग द रेजिस्टेंस। मैंगल्स जो थे वो साथ भी थे और नहीं भी थे, ठीक दरमियान में। वो खेलना भी चाहते थे, नहीं भी खेलना चाहते थे। अच्छा। तो वो सरदार खैर बख्श को इस्तेमाल करते थे और उधर से अकबर को उसको नाराज रखते थे एंड सो ऑन। को अकबर चला गया था व्हेन ही बिकेम गवर्नर, तो उसने फिर ब्रेक हाथ में ला लिया था ना गवर्नमेंट से। तो ये इस किस्म की सूरत हाल रही है। अब सूरत हाल ये है कि वो सरदार तो चले गए, अकबर भी चला गया, खैर बख्श भी चला गया, अताउल्ला भी चला गया, गौस बख्श भी चला गया एंड मैनी अदर्स। अब जो नई पौध आई है उनमें से भी उनकी बड़ी कोशिश रही कि किसी तरीके से
बात आगे बढ़ाई जाए, मगर वो बात आगे बढ़ी नहीं। उनके कंप्लेंट्स अभी भी हैं। जो लोग अभी भी सियासी जमातें बना के बने बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, बलोच नॉट पठान, वो उनको भी अकोमोडेशन खास नहीं हो रही, और वो सारा वक्त कंप्लेन ही करते रहते हैं। जो हुकूमत आती है शुरू में उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ वादे किए जाते हैं। नवाज शरीफ ने वादे किए, पीपल्स पार्टी ने वादे किए, और इवन इमरान खान ने भी वादे किए। हाँ, जरदारी साहब ने 120 अरब रुपए, हाँ, गाज़ी हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आया, साहब ने भी किया था। जी जी, बलूचिस्तान के लिए। उनके ज़माने में अख्तर मैंगल बने थे चीफ मिनिस्टर, तो उनकी तरफ से तो जो वो कर सकते थे किया, मगर दरअसल बात ये थी कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करती रही है, और वो अपना उनका एक फ़लसफ़ा था जिसकी वजह से वो नेशनलिस्ट को वो ट्रस्ट नहीं करते थे, और उसकी वजह से जो नेशनलिस्ट थे वो फिर बिखर गए। एक हिस्सा चला गया मिलिटेंसी, दूसरा हिस्सा रह गया मगर नाराज़ रहता था सारा वक्त, अभी भी नाराज़ है। बाकी जो थे जो ज़्यादा जज्बाती थे या नौजवान थे उनमें से, उन्होंने कहा नहीं ये सारे गलत, हम जा रहे हैं, वो आर्म स्ट्रगल की तरफ चले गए। अच्छा, तो एंड देन देव जॉइंड द अर्बन मिडिल क्लासेस, तो दैट्स व्हाट्स हैपेंड। अब जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड है, जो रेजिस्टेंस है, और जो क्योंकि वहाँ अब कोई ओपनली रेजिस्ट नहीं कर सकता, रेजिस्ट करता है वो गायब हो जाता है, और जो बाकी लोग हैं वो अब हुकूमत के साथ हैं। वहाँ जोड़ तोड़ होती रहती है सारा वक्त। कोई हुकूमत 15 दिन के लिए आती है, कोई 15 महीने के लिए आती है, किसी पहली बारी दी जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी बारी दी जाती है, और हुकूमतें तोड़ना जोड़ना जो है वो इस्लामाबाद से नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि वो अब सारी प्रोविंस जो है ना वो इट्स प्रोविंस इन दी हैंड्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ ये है कि पहले तो ठीक था, हमने नवाज शरीफ ने भी कोशिश की, जरदारी साहब ने भी कोशिश की, इमरान ने भी कोशिश की, हमने तो नहीं रोका उनको, उन्होंने पैसे भी दिए, सब कुछ किया, बलूचिस्तान पॉलिसी भी वो चला रहे थे, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि 2004 के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद, जब पहले तो ये बात चल रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ और हिंदुस्तान के साथ कोई मुआहदे हो रहे हैं, और मगर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब फारग हो गए तो उसके बाद अबाउट टर्न हो गया इंडिया में। अच्छा, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कारगिल किया था, तो वो सारा एतमाद जो था जिसके बेस के ऊपर वो पहले एक सलूशन ढूंढ रहे थे कश्मीर की आगरा के बाद, तो वो तो ना हुई, तो इसलिए वो फिर वो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भूली नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल में क्या किया। बिट्रेयल थी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि बात हमारे साथ अमन की कर रहे थे, उधर कारगिल की तैयारी कर रहे थे। ठीक, तो 98 में तो इसलिए इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि अब हमने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट नहीं करना, और अब हमने इन्होंने हमारे साथ जो किया अब हम इनके साथ करेंगे, क्योंकि हमने कश्मीर को सपोर्ट किया था। अच्छा, पंजाब के अंदर जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया था। हम कहते थे हम अपने असूलों के ऊपर कर रहे हैं, कश्मीर हमारा हिस्सा है, शहरक कहते हैं। हाँ, तो इसलिए हमारे लिए जायज़ है ये, हमने वहाँ जिहाद को प्रमोट किया, सब कुछ किया, और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अकली मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, सिखों का जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। तो अब इंडिया, मैंने कल भी ये कहा कि इंडिया ने फिर ये फैसला किया कि हम बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ अब नाराज़गी नज़र आ रही है, एक मैदान मिल गया हमें, पहले तो कुछ नहीं था, पहले उन्होंने कोशिश की थी मगर किसी ने घास नहीं डाला था इंडिया को। जाते जाते मैं ये कह दूँ 70 की दिहाई के अंदर इल्ज़ाम ये लगा था कि रशिया जो है वो बलोच नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया को वार्म वाटर्स की ज़रूरत है, वो आना चाहता है अरेबियन सी तक, इसलिए वो बलूचिस्तान हज़ब करना चाहता है, और ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट को रशिया सपोर्ट कर ले। अच्छा, सरासर गलत। रशिया ने एक वेपन नहीं दिया है, एक हथियार नहीं दिया, एक ढेला नहीं दिया उस बलोच रेजिस्टेंस को, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। अच्छा, और मैं ये भी आपको बता दूँ कि वो इंडिया ने भी कुछ नहीं दिया। अच्छा, थोड़ी बहुत कोशिश की होगी इंडिया ने कि किसी तरीके के साथ घेरा जाए, इनको बनाया जाए, मगर कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई किसी ने। अच्छा, मगर अब जो सूरत हाल है वो फ़र्क है। उस वक़्त ना अफ़गान हुकूमत ने, उस वक़्त की दाऊद की हुकूमत थी, उसने भी खास लिफ्ट नहीं कराई, सिवाय ये कि जी वहाँ कंदहार में कोई कैंप शैम्प लगा दिए, कोई जो लोग बलोच भागे हुए थे, निकले हुए थे पाकिस्तान से, वो वहाँ जाके कैंपों में रह रहे थे लाइक रेफ्यूजीज़, और कोई उनको कुछ नहीं, बड़ा बुरी हालत थी उन लोगों की वहाँ, तो किसी ने वहाँ उनकी हेल्प नहीं की, इसलिए वो बिल्कुल इंडिजिनस थी, उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं था। मगर भुट्टो साहब ने और उस वक्त की क़यादत ने
इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने ये फैसला किया कि इनको डिस्क्रेडिट करना कि ये सेशन इसलिए हैदराबाद कंस्पिरेसी केस भी बनाया इस सेशन। एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। अच्छा। अगर ऐसी होती तो ज़िया उल हक कभी ना छोड़ता। तो बिल्कुल जाहिर है, उधर भी मेमोरी में हमेशा पता था कि ये सबसे एलिफेंट्स मेमोरी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कामयाब पॉलिसी ज़िया उल हक साहब के ज़माने में रही। ये मुझे मुश्किल से ये कहना पड़ रहा है बिकॉज आफ्टर ऑल ही वाज अ डिक्टेटर, बट उन्होंने जो सियासी तौर पे जो बलोच को न्यूट्रलाइज किया वो एक कामयाब दौर था। उसके बाद तो नवाज शरीफ ने भी ट्राई किया, बेनज़ीर ने भी ट्राई की, कुछ हद तक मामला सही चला, मगर उसके बाद मुशर्रफ के बाद काम ख़राब होना शुरू हो गया। जैसे और वो फिर उसके नताइज आपके सामने है। वो दिन है और आज का दिन है कि किसी को ट्रस्ट नहीं करते और सारी बलूचिस्तान की सियासत जो है वो इस्लामाबाद से नहीं चलती, कहीं और से चलती। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट तो दोनों तरफ है। बहरहाल इस मसले की इर्तिकाई मनाजिल क्या थी आपने जाना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या सजेस्ट किया गया हुकूमत की तरफ से इस मसले को हल करने के लिए। शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और अब की बार जो वफ्द गया कोयटा, उसमें आर्मी चीफ तो थे ही, एपेक्स कमेटी का इजलास, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने उसको चेयर किया और सभी जो मरकज़ी क़यादत थी उसमें मौजूद थी। और ज़ाहिर है एक बार फिर गौर किया गया बलूचिस्तान के इस मसले के ऊपर कि अचानक ये खूनरेज़ी कैसे शुरू हुई भरपूर क़ुव्वत के साथ। अब वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि दहशतगर्दों से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म की जानिब से जो सजेशन या ये जो बात है ये ठीक है? दहशतगर्दों से बात और भी बहुत कुछ कहा है ना उन्होंने। इसके अलावा ये कहा है कि बलूचिस्तान में तरक्की का पहिया किसी सूरत रुकने नहीं देंगे। तरक्की ठीक, वो भी आते हैं उसमें। हाँ। कौन सी तरक्की? हाँ। जी बिल्कुल, ये आपने बताना है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं अवाम की फलाह के लिए और जो सरफराज बुगटी साहब की गवर्नमेंट है उसकी काविशें काबिल सताइश उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज के जवान दिन रात दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने लवाहिकीन से मुलाकात की है और लेवीज़ की सहूलियात के हवाले से बात की है। सियासी उमाइदीन के साथ भी मुलाकात करके उनसे भी बलूचिस्तान के इशूज़ के हवाले से गुफ्तगू की है। सो क्या आपको लग रहा है कि इनको समझ आ रही है इशू कैसे सॉल्व होगा? अच्छा, अब तो इंडिया ने क्या किया कश्मीर को सबड्यू करने के लिए? उन्होंने दो चीज़ें की जी। पहले तो उन्होंने वहाँ 7 लाख फौज भेज दी, छावनी बना दी, मिनी छावनी, हर जगह पे उनकी फौज है जी। फिर उन्होंने हज़ारों की तादाद में लोग मार दिए, हज़ारों की तादाद, टारगेट करके बाकायदा। हाँ। टारगेट किलिंग्स हुई, लोगों को उठा के ले गए, लोग डिसअपेयर कर गए, उन्हें जेलों में रखा, उन्हें मार दिया, डेड बॉडीज एवरीवेयर। जी, इज्तिमाई कब्रें मिला करती थी, अभी भी मिलती हैं। तो उसके साथ बहुत फ़र्क पड़ा। वो जो आर्म्ड स्ट्रगल थी वो 90 की दिहाई में शुरू हुई और 20 साल चलती रही। 20 साल चली वो, और वो वहाँ लड़ते रहे, इंडियंस लड़ते रहे, उनको मारते रहे। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया बिकॉज हम हमारे ऊपर धमकियाँ आनी शुरू हो गई थी कि, और वहाँ जाहिर है इतनी रिप्रेशन के बाद 5 लाख 7 लाख फौज के बाद इट वाज डिफिकल्ट फॉर द कश्मीरीज टू सर्वाइव। पूरी जनरेशंस वाइप आउट हो गई हैं वहाँ, ठीक। और फिर आखिरी स्टेज पे उन्होंने कश्मीर को हजम कर लिया ताकि मसला ही न रहे। और आज बयान जो आया है जयशंकर का, वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ। उनका माने क्या है जब वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत, रेगुलर बातचीत नहीं हो सकती, अनइंटरप्टेड डायलॉग नहीं हो सकता, वो बाद में करते हैं, ठीक। फिर यहाँ में एक और बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि बलोच एरियाज़ हैं, फिर पश्तून एरियाज़ हैं। पार्लियामेंट के अंदर बलोच और पश्तून है रिप्रेजेंटेड ऑलमोस्ट इक्वली, और वो भी किसी न किसी चीज़ पे खुदा ना ख्वास्ता कोई वो ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। तो दिस इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन इन वन वे फ्रॉम कश्मीर एंड इन अनदर वे इट्स द सेम। जो रिप्रेशन होगी वो उसी तरीके से अब होगी स्ट्रॉन्ग। अब अगर आपको पहले इतनी डेड बॉडीज़ नज़र आती थी और लड़ाई झगड़े होते थे, अब ज़्यादा नज़र आएंगे, वो दूसरी तरफ से भी और इधर से भी। हल नहीं होगा बल्कि मैनेज होगा। होगा, और उसमें ये होगा कि ये तो आप कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे उनको, गायब करेंगे, डिसअपेयर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द स्टेट। और ये गुस्से के साथ ये होगा। जो अगर पहले हो रहा था उसमें कुछ हाथ कभी कभी हौला रखा जाता था, अब नहीं रखा जाएगा। अब वो बिल्कुल जैसे इंडिया में हुआ, बिल्कुल यानी को-ऑप्ट करना अब नहीं, वो को-ऑप्ट वाली बात ही नहीं। इन्होंने एक दफ़ा कोशिश थोड़ी बहुत की थी बरामदाग के साथ या हैर बेयार वगैरह के साथ जो बाहर एग्जाइल में थे, मगर वो बात आगे नहीं बढ़ी। और अब वो उनके हाथ में भी नहीं रहा, अब हैर बेयार के हाथ में भी नहीं रही है रेजिस्टेंस, ना ही बरामदाग के हाथ में रही है, ना ही किसी और उसके साथ। अब तो
सदर्न बलूचिस्तान जो है वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। ग्वादर में आपने देखा जिस किस्म की प्रोटेस्ट हो रही है, आपने देख ही लिया, और लस बेला वगैरह से लोग उठ के जा रहे हैं सो ऑन। तो इस किस्म की सिचुएशन हो रही है। तो आई फेयर कि ये अब बलूचिस्तान विल बिकम बिसीज्ड, मुहासरा हो जाएगा आपके ख्याल में। लेकिन ये क्या देर पा हल नहीं होगा, जैसे खालिस्तान की तहरीक के लिए इंडिया ने क्या किया, कश्मीर में क्या किया, एक तरह से मसले को किसी न किसी हद तक लगाम डाली। हाँ, तो जिस तरीके से की मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। अब उसी तरीके से यहाँ मैनेज करेंगे। मगर क्या सिखों ने अपनी आज़ादी की जंग छोड़ दी? अभी भी अगर वहाँ वो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वो नहीं खड़े हो सकते बिकॉज उनको उठा के ले जाते हैं। तो आप देखें ग्लोबल सिखिज्म कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। इंडिया को अब सिखों को मारना पड़ रहा है आउटसाइड इंडिया। ऐसे ही है ना, वहाँ तो और भी ज़्यादा बहुत बड़ा सेसेशन फैल गई है। हाँ, ज़ाहिर है बगावत फिर उससे और जन्म लेती है। कश्मीर का तो आप जानते ही हैं जो सूरत हाल है। हाँ। वहाँ तो दिलों के अंदर तो वो नफरत है हिंदुस्तान के साथ और इंडियन रियासत के साथ। तो ये दिस इज़ नो वे टू सॉल्व दीज इश्यूज। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर के अंदर हमारा हाथ था। अगर ना होता तो शायद शेख अब्दुल्ला जो थे वो जो जिस रास्ते पे उनको ले जा रहे थे शायद इंटीग्रेशन हो ही जाती अपने टर्म्स के ऊपर। मगर फिर इंडिया ने बिट्रे किया शेख अब्दुल्ला को, जैसे हमने बिट्रे किया कुछ सरदारों को। अच्छा। जो कि फिर पहाड़ों पे चढ़ गए। मुझे लगा बांग्लादेश की भी बात करेंगे। नहीं, तो बांग्लादेश वाली बात मैं नहीं करता। बिट्रे तो उधर भी हुआ था। हाँ, मगर दैट्स अ सेपरेट इशू। तो मैं ये इसलिए आई फील के वेरी सैड कि अब रास्ते ब्लॉक होते जा रहे हैं और इसमें हमारी रूलिंग क्लास की बहुत गलतियाँ हैं। और कि इन्होंने कोऑप्शन नहीं की, इन्होंने इंक्लूजन नहीं की, इन्होंने डिस्ट्रस्ट किया पहले दिन से। और जो हमारे हुक्मरान थे इस्लामाबाद में या पिंडी में, वो हमेशा यूनिटरी स्टेट, और वो यूनिटरी स्टेट की वजह भी थी ना कि उन्हें हमेशा ये फिक्र था, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो ये केपी में देवर नॉट, वहाँ जो रेफरेंडम हुआ उसमें भी गड़बड़ हुई। उससे पहले वहाँ जो पार्टी थी देवर नॉट रेडी, वो फिर डाल तो दिया वोट, मगर खान अब्दुल वली खान के गफ़ार खान नॉट इन फेवर, वो भी अपनी आज़ादी। वली खान साहब भी वांटेड अ ग्रेटर पख्तूनिस्तान विद स्टेइंग विद इन पाकिस्तान बट मोर एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूनिटरी स्टेट अगर फेडरल स्टेट बनती, जेन्युइनली फेडरल स्टेट बनती, तो वी माइट हैव हैड अ बेटर चांस ऑफ रिटेनिंग द लॉयल्टीज ऑफ दीज डिस्परेट एलिमेंट्स। मगर वैसे नहीं हुआ। अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक और फिर उसके बाद बाकी हुक्मरान जो आए हैं, कुछ तो कैदी रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, कुछ साथ मिल गए और पॉलिसी एक ही हुई। अब भी वही पॉलिसी चल रही है। आज़ादाना पॉलिसी की इजाज़त मिली यानी सियासतदानों को कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे, जाते जाते सिर्फ ये है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी जमात हो मेन स्ट्रीम, उस सेशन को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, अलहदगी नहीं हो सकती, ये काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा मगर मसला यही बनता है कि जो लोग फिर उस तरफ जाते हैं उनको माफ़ नहीं किया जाता, फिर ये खून खराबा होता है। ठीक है, फिर और अगर उस पानी के अंदर फौरन पार कूद जाए बिल्कुल, तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है। और अब फौरन पार जो कूदा हुआ है उसकी बात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जिस फौरन पार की तरफ आपने इशारा किया, उन्होंने ये कहा है एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। तो किसने कहा है ये, किसके बारे में कहा है और कहाँ तक मुमकिन है मुज़ाकरात आइंदा? ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और जैसे कि बात हो रही है उसमें फॉरेन पावर्स के किरदार की, ग्रेट गेम की तरफ आपने कल इशारा किया था। वो जो भी उसमें बाकी एक्टर्स हैं वो तो आप जिक्र करेंगे, लेकिन जो एक मेन एक्टर हैं जिनके हवाले से माजी में हमारे कोर कमांडर भी कह चुके हैं कि CPEC को सबोताज करने के लिए बाकायदा वहाँ पर एक फ़ंड कायम किया गया। और अब उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक प्राइवेट इवेंट था दिल्ली में, उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अनइंटरप्टेड यानी बिला तात्तुल मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है और एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये इन अ वे उन्होंने वॉर्न किया है पाकिस्तान को। और फिर उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट पैसिव। इसका क्या मतलब है भारत की पॉलिसी में? क्या ये वो इन्होंने फ़र्क लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अजीत दोवल साहब जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने और लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। अच्छा, वो बलूचिस्तान की काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। मैंने कल इशारा किया था कि शर्म शेख 2012 में नहीं 2009 में शर्म शेख इजिप्ट के अंदर एक मुज़ाकरात हुए थे
जहाँ मनमोहन सिंह गए थे और इंडिया की तरफ से और हमारी तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी थे प्राइम मिनिस्टर। वहाँ एक कम्युनिके इशू हुई जिसमें हमने इंडिया को कहा आप तस्लीम करें, आपका हाथ है बलूचिस्तान के अंदर, और उन्होंने कहा आप तस्लीम करें कि आपका हाथ है कश्मीर के अंदर। तो दोनों ने फिर ये कम्युनिके में ये कहा कि आप ये नहीं करेंगे, उन्होंने कहा आप ये नहीं करें। अच्छा। तो जब वो वापस आए मनमोहन सिंह साहब, तो इंडिया वालों ने कहा कि आपने ये क्यों तस्लीम किया, आपको तो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज हम कह रहे हैं वो टेररिज्म कर रहे हैं, अब आप तस्लीम कर लिए कि हम भी टेररिज्म कर रहे हैं। तो खैर वहाँ काफ़ी शोर पड़ा। मतलब मेरा कहने का कि उनका हाथ वहाँ 2004 के बाद जैसे यहाँ वो कहते हैं ट्रबल्ड वाटर्स, तो फिशिंग वहाँ उन्होंने करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो अब वो बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व है। और इनका ये कहना है कि अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान आखिरी स्टेजेस पे पहुंच गया, इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है, बैंकरप्सी नज़र आ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है। अच्छा। ये इंडिया का असेसमेंट है। और सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई हुई है, वहाँ ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तालिबान जो है अटैक्स कर रहे हैं, और इसको मुल्क को बचने नहीं देना हमने, क्योंकि अगर ये बच गया, ये तकड़ा हो गया, तो फिर चाइना का यहाँ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, और इंडिया चाइना का जो प्रॉब्लम है जिसमें अमेरिका भी मुलव्वस हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द अमेरिकन एक्सिस। तो वो उनकी ये है कि अब पाकिस्तान को तकड़ा नहीं होने देना, ये कमज़ोर रखना है। अच्छा। दूसरा ये कि चाइना को पाकिस्तान के अंदर पाँव नहीं जमाने देना, सिपेक को नहीं चलने देना, बिकॉज सिपेक के साथ पाकिस्तान भी मजबूत होता है। ठीक, क्योंकि जाहिर है सिपेक चलेगा तो पाकिस्तान को रॉयल्टीज़ मिलेंगी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगेगी, इकॉनमी उठेगी, तो इस वजह से अब ग्रेड गेम शुरू होगी। जैसे वो पुरानी ग्रेड गेम और थी, मगर ये उसी किस्म की ग्रेड गेम है। ये अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है। चाइना की भी ये एक जगुलर रेन बनती जा रही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वी आर इन ट्रबल। अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बुरे भी नहीं हैं मगर अच्छे भी नहीं हैं। इनके साथ तो बुरे हैं ना। ईरान के साथ भी इतने अच्छे नहीं है। अब ईरान ने हमें धमकी दी है कि अगर आप हमारी पाइपलाइन नहीं बनाएंगे जो आपने वादा किया था, तो हम आपको फ्रांस ले चलेंगे जहाँ की आर्बिट्रेशन होगी, जहाँ हमारा ये मौक़िफ़ है ना कि हमें अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। फ्रांस का कानून है, वो सैंक्शंस मानता नहीं है अमेरिका की। अच्छा। इसीलिए ईरान ने फ्रांस के अंदर आर्बिट्रेशन लगवाई थी। तो वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। अब कैसे यहाँ से निकलेंगे और किसके साथ कहाँ जाके हम बैठेंगे? चाइना के साथ खड़े रहेंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे, ईरान का क्या होगा, अफगानिस्तान का क्या होगा, तालिबान का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा? मैं समझता हूँ हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोहेरेंट होलिस्टिक पॉलिसी, कि ये सब चीज़ों को सामने रख के एक इनकलाबी किस्म की सोच के साथ पाकिस्तान को बचाया जाए और नए अलायंसेस बनाए जाएँ, नए तरीके के साथ बात को आगे बढ़ाया जाए एक तरफ। दूसरी तरफ फिर इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ने लगी है। तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स और फॉरेन एंड डोमेस्टिक, एंड इट्स गोइंग टू बी अ टफ राइड। बट SCO के इनविटेशन भेजना नरेंद्र मोदी जी को, और फिर उसके बाद ये इवेंट्स होना बलूचिस्तान के, और अब ये जवाब। देखिए, लोग पूछते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम आएगी कि नहीं आएगी जी। इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं आएगी अगर नरेंद्र मोदी कहेगा नहीं जाना। अगर नरेंद्र मोदी ने अगर बातचीत शुरू करनी है तो वो SCO में भी आएंगे और उधर क्रिकेट टीम भी आएगी। और अगर उन्होंने बातचीत नहीं करनी और पाकिस्तान को टाइट करके रखना है और सेसेशन मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और यहाँ बदअमनी फैलानी है एंड सो ऑन, तो फिर आप समझ ही लें क्या होगा। बिल्कुल। जयशंकर के लहजे में आज उनके जो मिनिस्टर हैं, उनके लहजे से उन्होंने कहा जी ये SCO और ये बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें कर रहे हैं, कश्मीर इज डन, द इशू ऑफ कश्मीर इज डन। आपने कोशिश कर ली, आप फेल हो गए, हम कामयाब हो गए, अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम आपके साथ बातचीत करें या अब हम आपको और कमजोर करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम रिएक्ट करेंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वाकया जाए हम रिएक्ट करेंगे। उनके लहजे मुस्तकबिल के इशारे दे रहे हैं। आप जानना चाहें कुछ मजीद सेठी साहब से, तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजिए जो आपके है सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।